Hello students, welcome back to your favorite channel Magnet Brains. I am Gauri Jadon, economics educator, and today we are going to discuss NCERT solutions of the very last chapter of macroeconomics और इसके बाद हमारा syllabus complete हो जाएगा because ये chapter last है हमारा. The chapter name is Open Economy Macroeconomics. आपके डिफरेंट रिफ्रेशर्स में हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट से गिवन हो. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने दोनों मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्लस हमने डिस्कस किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को. तो दोनों के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं. एंड स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा आपको बोला है कि एनसीईआरटी सोल्यूशन से ही ये जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसके सोल्यूशंस हम करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं. लेकिन हम क्या करते हैं, रिफ्रेशर से कंटेंट पढ़ लेते हैं, लेकिन जब तक सैम्पल पेपर्स नहीं लगाते हमें आइडिया ही नहीं होता कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं. सो वी फील कि हमने इतनी पढ़ाई करी थी फिर भी हमारे नंबर्स नहीं आ रहे, बिकॉज आपने पढ़ाई करी, आपने कंटेंट पढ़ा है, वो समझ गए हम, लेकिन उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, उसको कैसे एप्लीकल करोगे, कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, ये चीज़ आपने नहीं सीखी है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एनसीईआरटी सोल्यूशन, सैम्पल पेपर्स, मॉक पेपर्स को ज़रूर एक बार सॉल्व करें. राइट. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक. वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड. तो आपको बिल्कुल बने रहना है स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स पर. वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं. क्लियर? समझ गए स्टूडेंट्स इस चीज को? तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. The very first question we have is the difference between balance of trade and current account balance. ये जो पूरा क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आया है, कौन से चैप्टर से आया है? दैट इज फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट से. ठीक है. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज एन अकाउंटिंग रिकॉर्ड या स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं विच रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस विद द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है जो ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है. ट्रांजेक्शंस कौन से नेचर के? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को. इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. ये चीज़ आप सभी को ध्यान रखनी है. इट रिकॉर्ड्स द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस. अब इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं. पहला आता है हमारे पास विजिबल आइटम्स, फिर आता है हमारे पास इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एंड लास्ट में जो हमारे पास आता है दैट इज योर कैपिटल ट्रांसफर्स. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में भी चार हमारे पास चीज़ें आती हैं: विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड कैपिटल ट्रांसफर्स. तो इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को. किसके बीच में? रेजिडेंट ऑफ द कंट्री एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. यानी इंडिया का दूसरे देशों से क्या लेना देना है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. अब इंडिया में हम उसके रेजिडेंट्स को कभी काउंट कर रहे हैं. ठीक है. अब जब यहाँ पे इसका क्वेश्चन पूछ रहे हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का, याद रखना बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बीओटी भी लिखते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड का नैरो स्पेस है या उसको बोल सकते हैं, वहीं पे जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसका ब्रॉडर स्कोप हमें देखने को मिल जाता है. अब एक और चीज़ जो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड करता है विजिबल आइटम्स. मतलब विजिबल आइटम्स यानी टैंजिबल गुड्स, फिजिकल गुड्स, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ गुड्स की बात करें जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, दोज गुड्स, है ना. तो बेसिकली बैलेंस ऑफ ट्रेड ये रिकॉर्ड करता है कि विजिबल आइटम्स कितने इंडिया में आए, विजिबल आइटम्स कितना इंडिया से गए. इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की बात हो रही है, उसका जब स्टेटमेंट बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं विजिबल आइटम्स को रिकॉर्ड करती हूँ तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बन जाता है. ठीक है. टेक अ स्क्रीनशॉट. डन. इतना समझे. दूसरी चीज जो हमें समझनी है, ये तो हमारी बात हो गई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की. सेकंड जो चीज हमसे पूछ रहे हैं वो है करंट अकाउंट बैलेंस का. अब इसमें हमें ये देखना है कि अभी मैंने आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट बनते हैं. वैसे तो तीन है, तीन कंपोनेंट्स रहते हैं. एक हमारे पास होता है करंट अकाउंट, सेकेंड है हमारे पास कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड स्टूडेंट्स वी हैव इज your omissions
प्लस एरर्स, वो ट्रांजैक्शन जो कई बार छूट जाते हैं, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते, तो वो ओमिशंस एंड एरर्स में आ जाते हैं। मेनली हमने करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को डिस्कस किया है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड अलग था, करंट अकाउंट हमारा बैलेंस अलग रहता है। मैंने आपको समझाया है कि जो भी हमारा देश से बाहर जा रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, आउट है, वो डेबिट है, एंड जो भी इनफ्लो होता है वो क्रेडिट हो जाता है। ये भी चीज मैंने आपको सिखाई है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन, ओके, इतना हम समझ गए। अब जब मैं बात कर रही हूँ करंट अकाउंट की ना, मैंने अभी आपको बताया कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में चार चीजें आ रही हैं। पहला हमारे पास रहता है विजिबल आइटम्स, फिर इनविजिबल आइटम्स हमारे पास रहता है, देन वी हैव यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड देन वी हैव कैपिटल ट्रांसफर्स। ये तीन चीजें हम लोग करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, एंड ये वाली जो चीज है ये कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। समझे इस चीज को? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, तो अगर मुझे दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है कि जो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो कैसे डिफरेंट है विद द करंट अकाउंट बैलेंस, तो उसका डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या स्टेट करता है? वैल्यूज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैंने आपको बताया था। इट स्टेट्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स को हम लोग काउंट करते हैं, बाकी चीज़ों को हम काउंट करते ही नहीं है। वहीं पे जब हमारे पास आता है करंट अकाउंट बैलेंस, इट स्टेट्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ टाइम। जो मैंने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में चार चीजें आपको बताई थी, पहला मैंने आपको बताया था विजिबल आइटम्स। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स की बात करूं तो बैलेंस ऑफ ट्रेड है। अगर मैं विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स की बात कर रही हूं तो मेरे पास करंट अकाउंट में आ जाएगा। कौन कौन सी चीजें हैं? वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बेसिकली विजिबल आइटम्स हो गया। अब विजिबल आइटम्स में सिर्फ फिजिकल गुड्स काउंट होते हैं, सर्विसेज कहाँ जाती हैं? इनविजिबल आइटम्स में, तो सर्विसेज आ गई, प्लस यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। इन सब का अगर मैं रिकॉर्ड रख रही हूँ, इनके बीच का डिफरेंस देख रही हूँ, तो मेरा करंट अकाउंट बैलेंस में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कंपोनेंट्स क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, यानी बेसिकली विजिबल आइटम्स। गॉट इट? वहीं पे यहाँ पे क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, विजिबल आइटम्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इनविजिबल आइटम्स, एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। तो ये कंपोनेंट्स होते हैं हमारे, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ गए? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। इट इज कंसर्न विद द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू विजिबल आइटम्स ओनली, दैट इज अ गुड्स ओनली। सिर्फ गुड्स की बात होती है और किसी की हम कोई बात नहीं करते हैं यहाँ पे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स करंट अकाउंट बैलेंस की, इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू विजिबल आइटम्स एज वेल एज इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स। ये तीनों चीज मिला के करंट अकाउंट में आ जाते हैं, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। कंपोनेंट्स को बहुत अच्छे से लर्न करना है, स्पेशली हमें कंपोनेंट्स ऑफ बजट में। एंड बजट के बाद अगर कोई चीज़ बहुत कंफ्यूजिंग लगती है वो है हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स को। दोनों के कंपोनेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। Next we have what are the official reserve transactions, explain the importance in the balance of payment। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मेरे पास करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। जब भी करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है, कमी आती है, तो उसकी कौन हेल्प करता है? कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट में क्या चीज़ें हमारी रिकॉर्ड होती हैं? बेसिकली योर कैपिटल रिसीट्स एंड ट्रांसफर्स। सो official reserve transaction refers to the transactions carried out by a country's central bank or monetary authority to manage its foreign exchange reserves in order to maintain the balance of payment equilibrium। equilibrium का मतलब क्या है? Your receipts are equal to your payments। क्लियर?
These reserves include foreign currencies, gold, special drawing rights, या हमें IMF में मिलते हैं, and reserve tranche position with the IMF. जब भी किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट आता है, हम उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं थ्रू कैपिटल ट्रांसफर्स. कैपिटल ट्रांसफर्स क्या हो गया, हमने बाहर से बोरोइंग कर लिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं. तो जब भी हमें इक्विलिब्रियम चाहिए, वेर वी वांट रिसीट शुड बी इक्वल टू द पेमेंट्स, उस केस में अगर मुझे इक्वल करना है तो हो सकता है मुझे उस इक्विलिब्रियम के लिए आरबीआई, क्योंकि ये जो पूरी फॉरेन एक्सचेंज की जो बात है इसको आरबीआई हैंडल करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है आरबीआई के फीचर्स में इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, यानी जो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास हैं उसका ध्यान रखना, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी आरबीआई के पास है. तो जब भी मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम आता है तो उसके रिगार्डिंग जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऑफिशियली वो आरबीआई ही करता है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. लिखा है ना यहाँ पे, टेक इट. इन आर केस मॉनेटरी अथॉरिटी इज आरबीआई, सेंट्रल बैंक इज आरबीआई. ठीक है. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट. जब भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट एक तरीके से डिसइक्विलिब्रियम में होगा, या तो पेमेंट ज़्यादा हैं उस केस में, तब जो हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस होते हैं आर यूज्ड टू बैलेंस द बीओपी व्हेन देयर इज अ डेफिसिट और सरप्लस. इन द केस ऑफ डेफिसिट, रिजर्व्स आर यूज्ड टू फाइनेंस द शॉर्टफॉल, एंड इन द केस ऑफ सरप्लस, रिजर्व्स आर इंक्रीज बाय परचेजिंग ऑफ फॉरेन एसेट्स. अब यूजुअली इंडिया की भी बात करते हैं तो अधिकतर आपको डेफिसिट वाले केस में मिलेंगे, जहाँ पे हमें ट्रांजैक्शंस करने पड़ते हैं, फाइनेंस जुटाना पड़ता है कि कैसे इस शॉर्टफॉल को पूरा करें. इन सम केसेस, बिकॉज जब भी हम बात करते हैं डिसइक्विलिब्रियम में दोनों सिनेरियो आते हैं, सरप्लस का भी सिनेरियो आता है स्टूडेंट्स और डेफिसिट का भी आता है. तो डेफिसिट में मतलब आपको और पैसे लगाने पड़ेंगे, एंड सरप्लस में मतलब जब आपके पास ज़्यादा रिसीट्स आ गए, ज़्यादा पैसा आ गया है, तो आप उससे फॉरेन असेट्स को बाय कर सकते हो. फॉरेन असेट्स में करेंसीज भी हैं, बॉन्ड्स भी हैं. वेट, हाँ, क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है. तो अगर मेरे पास शॉर्टेज होगी तो उस केस में मुझे फाइनेंस करना पड़ेगा, अगर सरप्लस है तो मैं परचेज कर सकती हूँ फॉरेन असेट्स को, बिकॉज मेरा एक प्रॉपर इक्विलिब्रियम यही कहता है कि रिसीट शुड बी इक्वल टू पेमेंट्स. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. डन. नेक्स्ट है हमारे पास मेंटेनिंग द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. फॉरेक्स आप सभी को पता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स अफेक्टेड रहता है, दैट इज वाई द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स, क्योंकि हमारा खुद का भी मैनेज्ड सिस्टम है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जहाँ पे गवर्नमेंट भी एक रोल प्ले करती है एंड मार्केट फोर्सेस भी एक रोल प्ले करते हैं. सो द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट. अगर हमें लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, वेरिएशंस आ रहे हैं, उस केस में जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो स्टेप लेता है. राइट? नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरिंग स्मूथ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस. जो हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व ट्रांसफर्स होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं टू मेंटेन द नेसेसरी लिक्विडिटी. लिक्विडिटी का मतलब होता है समथिंग विच कैन बी ट्रांसफर्ड और कन्वर्टेड इनटू कैश फ्रीक्वेंट in a very less time for smooth trade and financial transactions with other countries. नेक्स्ट है हमारे पास बूस्टिंग इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी. देखो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम वी नीड टू बी वर्दी, कि लोग हमारे में इन्वेस्ट करें, हम पे ट्रस्ट करें. राइट? सो एडुकेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे पास होने चाहिए. सिग्नल दिखाता है कि हाँ दिस कंट्री के पास स्टेबिलिटी है, ये एक अच्छी कंट्री जिसके साथ हम लोग ट्रेड कर सकते हैं. नाउ इससे क्या मिलता है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी को भी सपोर्ट मिलता है. बाय मैनेजिंग रिजर्व्स द सेंट्रल बैंक कैन इन्फ्लुएंस द डोमेस्टिक मनी सप्लाई एंड लिक्विडिटी टू अचीव इकोनॉमिक गोल्स. तो इससे क्या होगा, हम सभी को पता है आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी जो मैनेज करती है मॉनेटरी पॉलिसी को इंडिया में, तो उनके पास भी थोड़ा एक्सेस आ जाता है, तो उसको अच्छे से मैनेज कर पाते हैं. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. Next we have is safeguarding against external sources या shocks.
सो जो हमारे पास ऑफिशियल रिजर्व्स ट्रांसफर रहते हैं प्रोवाइड अ कुशन अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स लाइक अ सडन राइज इन ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बाय इंश्योरिंग सफिशिएंट रिजर्व्स। अब देखो आपने तो अपना बजट बना के रखा था कि 10,000 में कोई चीज़ लेके आनी है, लेकिन अचानक से इतनी महंगाई हो गई कि 10 की जगह 25 में बिक रही है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है, लेकिन आपने सेव से 10,000 कर रखा था। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही सेविंग होती है अराउंड 50,000 या 25,000 की, तो आपको वो दिन नहीं देखना पड़ता। सिमिलरली इंडिया के केस में भी हमें ध्यान रखना कि हमें थोड़े ज़्यादा रिजर्व्स को बचा के रखना है। सो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी, मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी एंड इंश्योरिंग दैट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस आर मेट विदाउट डिस्ट्रप्शंस। अब जब इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं उधर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिससे हमें एक तरीके से फॉलो करना पड़ता है। So similarly students, we can maintain all these things if we have good official reserve transfers, और स्पेशली जब हमारे पास अच्छे खासे फॉरेक्स रिजर्व रहता है तो एक श्योरिटी रहती है, क्रेडिट वर्दीनेस आ जाती है, एक स्टेबिलिटी आ जाती है मार्केट में। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे सभी। Distinguish between the nominal exchange rate and the real exchange rate. If you were to decide whether to buy a domestic good or foreign good, which rate would be more relevant? Explain. This is kind of a question comes in board examination, तो प्लीज इसका थोड़ा सा अच्छे से अब गो थ्रू करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दो तरीके के एक्सचेंज रेट दिए, रियल एक्सचेंज रेट, एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट। अब वो पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई डोमेस्टिक गुड या फॉरेन गुड परचेज करना है, इन दैट केस आप कौन से रेट को चुनोगे? तो सबसे पहले दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज द अमाउंट ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, और वी कैन से दैट इट इज द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ योर डोमेस्टिक करेंसी। मतलब $1 की वैल्यू कितनी आ रही है उसको हमें देखना है इंडियन रुपीस में, तो हम लोग नॉमिनल वैल्यू पता लगा रहे हैं। वहीं पे रियल एक्सचेंज इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द फॉरेन प्राइसेस टू द डोमेस्टिक प्राइसेस। टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, इट मेजर्स द फॉरेन प्राइस रिलेटेड टू द डोमेस्टिक प्राइस, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम कन्वर्शन देख रहे हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे हम रेशियो देख रहे हैं। तो जब भी नॉमिनल की बात होती है हम ये देखना चाह रहे हैं कि भाई 1 रुपीस की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स कितनी है या $1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीस कितनी है, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। वहीं पे जो हमारा रियल एक्सचेंज रेट रहता है वहां पे हम दोनों के बीच का रेशियो देखते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। अब रियल एक्सचेंज रेट का एक फॉर्मूला होता है, बहुत ही सिंपल था, दैट इज EPF डिवाइडेड बाय P। ठीक है, आपको ध्यान रखना है जो PF है वो हमारे पास क्या है? प्राइस लेवल ऑफ फॉरेन करेंसी, और E का मतलब होता है कि आप एक नॉमिनल एक्सचेंज रेट को अप्लाई कर रहे हो, एंड P इज द प्राइस लेवल ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो हम क्या देख रहे हैं? हम डोमेस्टिक करेंसी के टर्म्स में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं हमारी फॉरेन करेंसी को, जिसको हम क्या बोलते हैं? PF, प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी, एंड P का F लग गया ना, मतलब फॉरेन करेंसी, P मतलब डोमेस्टिक करेंसी। कौन से उससे निकाल रहे हो? नॉमिनल से निकाल रहे हो, तो E लिख दोगे, तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इफ इट वॉज टू बी डिसाइडेड वेदर टू बाय डोमेस्टिक गुड्स और फॉरेन गुड्स, देन रियल एक्सचेंज रेट इज ऑलवेज बेटर। अब देखो हमने ये भी पढ़ा है ना, रियल GDP, नॉमिनल GDP, हम हमेशा बोलते हैं कि रियल GDP से निकालो, नेम सेक नहीं करना में। नॉमिनल क्या होता है? रियलिटी नहीं बताता है, रियलिटी कौन बताता है? रियल एक्सचेंज रेट। सिमिलरली यहाँ पे भी रियल एक्सचेंज रेट रेलेवेंट रहेगा, बिकॉज रियल एक्सचेंज रेट कंसीडर्स द इन्फ्लेशन डिफरेंशियल अमंग द कंट्रीज एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज कॉम्पिटिटिवनेस इन द फॉरेन ट्रेड। सो दैट इज वाई अगर जब भी मुझे कोई चीज़ परचेज करनी है हमेशा गो फॉर द रियल थिंग, ऐसे समझो, रियल चीज़ के लिए जाना है, नॉमिनल के लिए नहीं, सिर्फ नेम सेक के लिए नहीं। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है स्टूडेंट्स, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को समझना है कि हम लोग किसको कंपेयर कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ योर डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी को P से डिनोट करते हैं, फॉरेन करेंसी को PF से डिनोट करते हैं। हम कौन सा रेट को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे चीज़ों को निकालने के लिए? रियल को, तो रियल हमारा E से आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, रियल एक्सचेंज रेट निकालने का तरीका ये, नॉमिनल इधर आएगा, सो दैट इज व्हाई इट इज E। अरे भाई, ठीक है, तो मुझे निकालना रियल एक्सचेंज रेट है, लेकिन ये E हमारा नॉमिनल का है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट।
Done? Next we have, suppose it takes 1.25 yen to buy a rupee. मतलब 1 रुपीज़ की वैल्यू में हम बात कर सकते हैं 1.25 येन गिवन है. नाउ ठीक है, एंड द प्राइस लेवल इन जापान इज 3. ठीक है, एंड द प्राइस लेवल इन इंडिया इज 1.2. Calculate the real exchange rate between India and Japan, the price of Japanese goods in terms of Indian goods. Hint, first find out the nominal exchange rate as the price of yen in rupees. Okay, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला तो अभी हमने सीखा ही था कि अगर मुझे निकालना है एक्सचेंज रेट तो क्या हो जाएगा, EPF डिवाइडेड बाय मेरा हो जाएगा P. अब वो मुझे क्या बोल रहे हैं कि 1 रुपीज़ की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.25 आ रही है. कितनी आ रही है, 1.25 आ रही है. तो मतलब मुझे ये देखना है कि मुझे किसकी प्राइस निकालनी है. सपोज इट टेक्स 1.25 yen to buy rupee and price level in Japan is 3 and the price level in India is 1.2. Calculate the real exchange between India and Japan, that is the price of Japanese goods in terms of Indian goods. तो वो Japanese goods की बात कर रहे हैं, so that is why Japanese good की कितनी है 1.25 एंड हमारे लिए फॉरेन गुड क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, तो 1 गिवन है. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 125, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/4. राइट, 5/4. अब इसको मुझे कन्वर्ट करना रहेगा. देयरफॉर अगर मुझे इसका ये नॉमिनल का निकालना है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/5 आएगा क्योंकि हमें इंडियन टर्म्स में निकालना है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. डन. ये चीज एक चीज निकली. अब सेकंड चीज क्या बोली है, फाउंड द नॉर्मल एक्सचेंज रेट एज अ प्राइस ऑफ येन इन रुपीज. नेक्स्ट हमें रियल एक्सचेंज रेट के बारे में निकालना है, तो EPF डिवाइडेड बाय P. तो अभी हमने देखा E कितना निकला अपना 4.5 निकला. PF हमें कितना निकालना है, 3 की वैल्यू हमें गिवन थी यहाँ पे. यस, क्या दिया इन द प्राइस लेवल इन जापान इज 3, तो ये 3 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी थी 1.2. सिमिलरली हमारे इंडियन की कितनी निकली थी 4/5 इंटू कितना हो जाएगा, वेट, तो इतना हमने निकाला सबसे पहले. इसी को अगर हम बेटर टर्म्स में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 10 कर दीजिए, 30 डिवाइड बाय 12 हो जाएगा. तो वैल्यू मेरी आई थिंक 2 आएगी. यस, तो देयरफॉर द रियल एक्सचेंज रेट इज 2. तो पहले हमने नॉमिनल निकाला एंड उसके बाद उसको रियल में हमने उसका पुट कर दिया. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. Okay, done. Question number 5. Explain the automatic mechanism by which BOP equilibrium was achieved under the gold standard. अगर आप सभी को पता है, हमने जाना था कि ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे हमारे पास 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए थे. एक था हमारे पास, दैट वाज योर वर्ल्ड बैंक एंड अनदर वन वाज योर IMF. उसमें क्या होता था, इनिशियली उससे पहले गोल्ड स्टैंडर्ड को माना जाता था, यानी गोल्ड के अगर मैं मान के चलती थी कि ठीक है 500 ग्राम्स ऑफ गोल्ड की इन रुपीस कितनी वैल्यू होगी, इस तरीके से गोल्ड को जमा किया जाता था. जितना गोल्ड होगा उतने ही आप प्रिंट कर सकते थे करेंसी. तो गोल्ड स्टैंडर्ड कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन करता था. क्वेश्चन क्या था, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म क्या हुआ करता था उस टाइम पे. तो सबसे पहले क्या था, गोल्ड को मैंने कॉमन यूनिट मान लिया था कि सबको गोल्ड के स्टैंडर्ड को ही मेंटेन रखना है. जितना गोल्ड आपके पास है उतनी ही आप करेंसी को प्रिंट कर सकते हो. सो अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड वाज यूज्ड एज अ कॉमन यूनिट टू मेजर एंड डिफाइन द वैल्यू ऑफ करेंसीज. ईच करेंसीज जो हमारे पास थी was pegged to specific amount of gold. pegged का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड. तो हमने फिक्स कर दिया था कि 100 ग्राम्स की वैल्यू इन रुपीस कितनी होगी, 1 ग्राम की वैल्यू इन रुपीस कितनी होगी, उतना ही मैं प्रिंट कर सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं प्रिंट नहीं कर सकती. नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म या डिटर्मिनेशन की बात करें. द एक्सचेंज रेट बिटवीन करेंसीज वाज डिटरमिन्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड दिस रेट वाज फिक्स्ड विद इन अ सेट अपर एंड लोअर लिमिट, कि जिसके पास जितना गोल्ड रहेगा उस हिसाब से उस करेंसी की डिमांड ज़्यादा रहेगी एंड अकॉर्डिंगली डिमांड एंड सप्लाई जहाँ पे आपको इंटरसेक्ट करेगा वो प्राइस आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता था. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. Done? Stabilization of the foreign exchange reserves या rate. Since the exchange rate was tied to gold, they remained relatively stable. The fluctuations in exchange rate were limited within these definite boundaries.
स्टॉक ऑफ गोल्ड की अगर बात करें, टू मेंटेन करेंसी एक्सचेंज कंट्रीज kept a reserve of gold and this stock allowed them to exchange currency at the fixed gold backed rates। यानी अगर किसी करेंसी को हमें कहीं और से लोन वगैरह भी लेना होता था तो हम गोल्ड के टर्म्स पे ही लेते थे कि इतना गोल्ड हमारे पास है तो इतना हमें चाहिए लोन। तो बेसिकली क्योंकि गोल्ड इतनी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं होता है तो एक स्टेबलाइजेशन इकोनॉमी में अपने आप बना रहता था, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। Next we have is achieving balance of payment equilibrium. If a country experienced a BOP deficit, gold would flow out of the country, leading to a decrease in the money supply, which would eventually restore the equilibrium. Similarly, a BOP surplus would result in the inflow of gold, increasing the money supply, restoring the balance. देखो हमारा सिंपल था, अगर गोल्ड बढ़ जाएगा तो भैया और मनी सप्लाई अपन बढ़ा देंगे, वहीं पे अगर जो गोल्ड की वैल्यू है वो कम हो गया तो मनी सप्लाई आप कम कर दो। तो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो सिमिलरली मैं क्या करूंगी, मैं मनी सप्लाई बढ़ा दूंगी। अगर मेरा गोल्ड का दाम गिर रहा है तो मैं मनी सप्लाई को कम कर दूंगी। तो अपने आप क्या होता था, अचीविंग हो जाता था हमारा, किसका अचीवमेंट हो जाता था, बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम का। सो इफ अ कंट्री एक्सपीरियंस अ बैलेंस ऑफ डेफिसिट, गोल्ड वुड फ्लो आउट ऑफ द कंट्री विच लीड्स टू द डिक्रीज इन द मनी सप्लाई। इवेंचुअली उसको हम रिस्टोर कर लेते थे, अगर बीओपी में सरप्लस रहता था तो मनी सप्लाई बढ़ा देते थे। क्लियर? Thus, the gold standard automatic mechanism helped maintain BOP equilibrium by adjusting the money supply based on gold flows। कि जिस कंट्री का ज़्यादा गोल्ड होगा उसकी करेंसी उतनी स्ट्रांग होगी, उसी तरीके से मार्केट आपका वर्क करेगा। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। Now, question number 6. How is the exchange rate determined under a flexible exchange rate regime? तो हमारे पास तीन सिस्टम है, एक है हमारे पास फिक्स्ड, एक है अपने पास फ्लेक्सिबल और एक है अपने पास मैनेज्ड। इसी को हम लोग फ्लोटेशन भी बोल देते हैं, फिक्स्ड को पेग्ड भी बोल देते हैं, मैनेज्ड अपना ऐसे ही रहता है। तो तीन सिस्टम अपने सिलेबस में अपने पास हैं। कौन कौन से? मैनेज्ड है जिसको पेग्ड भी बोलते हैं, सॉरी फिक्स्ड है जिसको पेग्ड भी बोलते हैं, देन वी हैव मैनेज, और एक है हमारे पास फ्लोटेशन या फ्लेक्सिबल भी आप बोल सकते हो। अगर करेंसी का डिटरमाइन करना है एक्सचेंज रेट तो दो चीज़ें हैं, या तो आपका रहेगा मार्केट फोर्सेस, वो है आपकी डिमांड एंड सप्लाई, या होगी आपकी गवर्नमेंट। ये दो लोग ही हैं जो एक तरीके से फॉरेन एक्सचेंज को आगे पीछे कर सकते हैं। अब ये याद रखना है आपको कि जब भी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, फिक्स्ड वाला मतलब कौन फिक्स्ड करेगा आपके लिए, हु विल फिक्स एवरीथिंग फॉर यू, दैट इज द गवर्नमेंट। और फ्लेक्सिबल में क्या होता है कि पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ मार्केट फोर्सेस पे छोड़ दिया जाता है, कि जैसा डिमांड जा रहा है, जैसे सप्लाई जा रहा है, जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैनेज में एक मिडिल वे आउट फाइंड करने की कोशिश करिए, जहाँ पे ये बोला है कि हाँ पूरा कंट्रोल हम उस पर नहीं दे रहे कि पूरा का पूरा कंट्रोल मार्केट फोर्सेस पे, लेकिन पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट पे भी नहीं रहेगा। तो हमने क्या बोला कि ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट पे भी रहेगा प्लस मार्केट फोर्सेस पे भी रहेगा, तो दोनों से क्या होगा, एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। तो फ्लेक्सिबल में क्या था, गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं था या इंटरवीन नहीं करती थी गवर्नमेंट, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, वहाँ पे गवर्नमेंट का इतना रोल प्ले करने का था ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, जो मार्केट फोर्सेस चल रहे हैं, जिस भी चीज़ की ज़्यादा डिमांड चल रही है, सप्लाई चल रही है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग मान लेते थे। यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती कि बहुत कम रेट है, बहुत ज़्यादा रेट है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट ने डिसाइड किया तो सबको मानना पड़ेगा। क्लियर? So the foreign exchange rate is determined by the market forces of demand and supply in the foreign exchange market. The rate of exchange is obtained from the equilibrium exchange rate which we get when the supply of foreign exchange equals to the demand for the foreign exchange. जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये मेरा डिमांड कर्व हो गया, ये मेरा सप्लाई कर्व हो गया, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा इक्विलिब्रियम प्राइस हो जाता है। Right? Now, in the given figure, DD curve represents the demand curve and SS curve represents the supply curve. जहाँ पे दोनों intersect करेंगे वो मेरा एक तरीके से foreign exchange determine हो जाएगा, right? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन फंक्शन करेंगे, supply and demand, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं।
If the rate of exchange is arbitrary fixed other than the R, then there will be situation of either excess demand या excess supply. So R is the rate of exchange which correspond to the equilibrium point of E. तो ये है हमारे पास. Clear? दिस इज द एक्सचेंज रेट. अगर भाई एक्सचेंज रेट मैंने आपको समझाया है, अगर रेट कम हो गया तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी, रेट ज़्यादा हो जाएगा तो एक्सेस सप्लाई हो जाएगी. लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसकी बात चल रही है, डिमांड एंड सप्लाई का ही सब कुछ चल रहा है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. तो जैसे मार्केट मूव करेगा वैसे ही मार्केट फोर्सेस मूव करेंगे, वैसे ही आपका प्राइस डिटरमाइन होगा या रेट डिटरमाइन होगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. तो फ्लेक्सिबल बहुत कम है. यूजली लोग या तो फ्लेक्सिबल या तो फिर मैनेज प्रेफर करते हैं, फिक्स्ड तो बहुत कम है. वो सिर्फ बहुत ही ज़्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज रहती हैं वो करती हैं टू सेफगार्ड देयर डोमेस्टिक मार्केट. क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स. डिफरेंशिएट बिटवीन डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन. मैंने आपको दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई हैं. एक होता है मेरे पास करेंसी डेप्रिसिएशन और एक होता है मेरे पास करेंसी डीवैल्यूएशन. एक गवर्नमेंट करते हैं और एक खुद से हो जाता है. मतलब अगर सपोज मैंने बात करी कि पहले $1 की कीमत कितनी थी भाई, 80 रुपीज़. आज के समय में $1 की कीमत इन रुपीस कितनी हो गई है, 85 रुपीज. तो ये जो 80 से 85 रुपीज का जो गैप बढ़ा है 5 रुपीज का, वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? पहले मुझे ये बताओ कमेंट सेक्शन में, वेदर इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. अच्छी बात है कि बुरी बात है? मतलब सपोज पहले मुझे अगर कोई एक चीज़ पसंद करनी थी, अगर उसका प्राइस $1 है तो पहले मैं सिर्फ पे कर रही थी 80 रुपये, लेकिन अब मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, 85 रुपीज़. तो हमें ऐसा लग रहा है यार 80 से 85 आ गए तो अच्छी चीज़ है. लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये नेगेटिव है. हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट हो गई है कि हमारी करेंसी सस्ती हो गई है एंड दूसरी करेंसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है. अगर उनको कुछ परचेज करना होगा इंडिया से तो उनके लिए आसानी हो गई है, लेकिन अगर मुझे कुछ यूएसए में परचेज करना तो मेरे लिए चीज़ें महंगी हो गई है, तो मेरी करेंसी की वैल्यू गिर गई है. माय करेंसी वैल्यू इज डिप्रिशिएटेड. क्लियर? ये चीज़ हो गई. वहीं पर अगर मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स डीवैल्यूएशन की. डीवैल्यूएशन एक डेलिब्रेट एफर्ट है जो गवर्नमेंट करती है, जहाँ पे वो खुद से अपनी वैल्यू गिराती है क्योंकि उनको अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है. हमने देखा है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, हमने पढ़ा भी है कि इनिशियल स्टेजेस में फॉरेन सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इंडिया ने अपनी करेंसी को डीवैल्यू किया है. डीवैल्यू का मतलब होता है कि किसी चीज़ की वैल्यू 80 है लेकिन जानबूझ के हमने उसकी वैल्यू को डीवैल्यू किया है ताकि लोग हमसे सामान खरीदें, हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं, बिकॉज उनके लिए हमारी करेंसी में खरीदना सस्ता पड़ेगा. तो अगर 80 है तो मैं ठीक है, मैं खुद से 85 कर दूंगी ताकि उनके लिए यूएसओ के लिए, क्योंकि पहले क्या हो रहा था, अगर यूएसए को इंडिया से कुछ परचेज करना है तो सिर्फ 80 रुपये का परचेज कर सकते हैं. लेकिन क्योंकि मेरी वैल्यू अब 85 हो गई है तो वो उसी सेम प्राइस पे $1 में ही 5 रुपये का सामान ज़्यादा ले सकते हैं. तो उनके लिए अच्छी बात है, मेरे लिए बुरी बात है. लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि यार मैं चाहती हूँ यूएसए मुझसे ज़्यादा चीज़ें परचेज करे तो थोड़ा सा लॉस भी होगा तो चलेगा, तो आपने अपनी करेंसी को क्या कर दिया, डीवैल्यू कर दिया. क्लियर? सो डीवैल्यूएशन की अगर हम बात करते हैं, रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर अ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है? इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अपना एक रोल प्ले करती है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रोल प्ले नहीं करते. सिर्फ गवर्नमेंट ही सारी चीज़ों को डिसाइड कर रही है. गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है कि वो एक तरीके से अपनी वैल्यू को गिरा रही है जानबूझ के. इट इज़ अ डिजायर्ड डिक्रीज, डिजायर्ड मतलब खुद से, डेलिब्रेट decrease in the currency value and usually by the government's decision or policy aimed at promoting exports and curbing imports by making domestic goods cheaper in the foreign market. Clear? And the government or the central bank actively devaluates the currency. जानबूझ के अपनी करेंसी को गिरा रहे हैं ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं. जब हम खुद से ये कर रहे हैं, मार्केट ने नहीं किया है, एज ए गवर्नमेंट मैंने ये डिसीजन अपनी इकोनॉमी के लिए लिया है, तो वो डीवैल्यूएशन में आएगा. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. डन? ओके. नेक्स्ट जो चीज़ हमारे पास आ रही है स्टूडेंट्स, दैट इज योर करेंसी डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कोई डेलिब्रेट एफर्ट नहीं है, ये खुद से हो रहा है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रोल प्ले नहीं कर रही, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आ रहे हैं. सो इट रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अंडर अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम. तो अगर आपने डिफरेंस देखा है, ये क्या है, रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू. ये क्या है, रिफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू. मतलब दोनों ही केसेस में वैल्यू गिर रही है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में हो रहा है. फिक्स्ड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट.
एंड फ्लेक्सिबल में कौन रोल प्ले करता है? मार्केट फोर्सेस। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? इट इज एन अनडिजायर्ड फॉल इन द करेंसी वैल्यू due to market forces like changes in demand and supply. It can lead to fiscal deficit and current account deficit as it may increase the cost of imports. The currency naturally depreciates without government intervention. यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल प्ले नहीं कर रहा, जो मार्केट ने डिसाइड किया है वो चीज़ें हो रही हैं. तो ये कब होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में. एंड डीवैल्यूएशन कब होता है? जब गवर्नमेंट खुद से करती है, तो वो फिक्स्ड में होता है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे सभी. वुड द सेंट्रल बैंक नीड टू इंटरवीन इन अ मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम? एक्सप्लेन व्हाई. तो सबसे पहले आपको ये बताना है, क्या सेंट्रल बैंक को बीच में आने की जरूरत है जब भी एक मैनेज्ड हमारे पास फ्लोटिंग सिस्टम रहेगा, या नहीं? जो भी रीजन है उसको एक्सप्लेन करना है. आई थिंक जब मैं आपको ऑलरेडी समझा रही थी कि मैनेज का मतलब ही है कि मैनेज किसके बीच में हो रहा है? मार्केट फोर्सेस में, प्लस गवर्नमेंट अपना रोल प्ले करेगी. फिक्स्ड में क्या होता था? हर एक चीज गवर्नमेंट कर रही है. फ्लेक्सिबल में क्या होता था? हर एक चीज अपना मैनेज हो रहा है खुद से, मार्केट फोर्सेस और डिमांड एंड सप्लाई से. लेकिन दोनों ही चीजें बहुत एक्सट्रीम कॉल हैं. अगर मुझे उसको ठीक करना है तो मेरे लिए बेटर है कि मैं एक मैनेज सिस्टम को लेके आऊं जहां पे मार्केट फोर्सेस भी अपना रोल प्ले करेंगे एंड गवर्नमेंट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट. तो यहाँ पे क्या होता है? ऑफकोर्स गवर्नमेंट के लिए कौन काम कर रहा है? आरबीआई. तो आरबीआई विल डू इट. सो यस, द सेंट्रल बैंक मे नीड टू इंटरवीन in a managed floating system. This system combines an element of both fixed and floating exchange rate system. While the exchange rate is largely determined by the market forces, the central bank intervenes to moderate the exchange rate movement and prevent excessive volatility. Volatility का मतलब क्या होता है? Volatile है, means बहुत जल्दी change हो रहा है. And the central bank buys or sells foreign currencies as needed to maintain stability and avoid issues like dirty floating where the currency fluctuates unpredictably. मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएँ, एंड गवर्नमेंट इंटरवीन करती है अगर उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकते हैं या डेफिसिट आ सकता है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. डन. क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी. आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स द सेम? बताओ. पहला क्या बोल रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, यानी हम डिमांड कर रहे हैं, एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स, क्या सेम चीज है? अ वेरी गुड क्वेश्चन. A very good question. First of all, mark this as a very important question. ये क्वेश्चन थोड़ा दिमाग घुमाने वाला है. आपको लग रहा है सेम है लेकिन अलग है. सबसे पहले जब हम लोग क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं जहाँ पे फॉरेन सेक्टर रोल प्ले नहीं करता, द टर्म्स डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स का मतलब क्या रहता है कि हम डिमांड कर रहे हैं इंडिया के बने गुड्स की. ठीक है, आई यूज इंटरचेंजेबली एंड एसेंशियल सेम. लेकिन जब हम ओपन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं ये टर्मिनोलॉजी डिफर हो जाती है. डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स इंक्लूड्स बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन डिमांड. जब मैं बात कर रही हूँ, हम बात करें डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड, यानी इंडिया, अगर ऐसे बात करो इंडियन गुड्स की डिमांड. अब जब मैं बात कर रही हूँ इंडियन गुड्स की डिमांड, तो यहाँ पे खुद इंडिया के भी लोग आ रहे हैं एंड एक्सटर्नल सेक्टर भी है. तो ये क्या होता है? डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स. क्लियर? लेकिन डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स रिफर करता है डिमांड फॉर द गुड्स विद इन द कंट्री. लेकिन डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स ये बेसिकली रिफर कर रहा है इंडिया के, कि इंडिया क्या डिमांड कर रही है. सो डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स रिफर टू द डिमांड फॉर द गुड्स विद इन द इंडिया रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली और अब्रॉड, कि इंडिया में किस चीज की डिमांड है. क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट. तो हमें ये समझना है कि अगर क्लोज इकोनॉमी है तो कोई झंझट वाली बात नहीं है, लेकिन ओपन इकोनॉमी में अगर मैं बात कर रही हूँ डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड, अगेन मैं बता रही हूँ क्या क्वेश्चन बोल रहा है? डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, यानी डिमांड फॉर इंडियन गुड्स है. इसका मतलब क्या होता है? डिमांड फॉर इंडियन गुड्स बाय इंडिया
प्लस अदर कंट्रीज, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलती हूं डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स, तो डोमेस्टिक का यहां पे मतलब क्या होता है, ये वाली चीज का मतलब क्या है, इंडियंस प्रेफरेंस ऑफ गुड्स, कि इंडियंस को कौन से गुड्स चाहिए, कि लोगों की क्या डिमांड है, ठीक है। तो लोगों की क्या डिमांड है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स। वहीं पे डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएगा कि इंडियन गुड्स की क्या डिमांड है। यहां पे हम यहां पे बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स पीपल की, और यहां पे बात कर रहे हैं बेसिकली गुड्स की। तो ये डिफरेंस है, एक है मेन की डिमांड और एक है हमारी गुड्स की डिमांड। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे इस चीज को। तो पहला क्या है हमारे पास, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, मैं लिख भी देती हूं। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, तो पहला क्या है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। समझे इस चीज को, ओके। समझ गए स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा चीजों को हेरा फेरी करिए, यहाँ पे डिमांड फॉर है और वहां पे क्या है, डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स। क्लियर, दोनों में फॉर अलग है, एक बार पढ़ने में सेम लगेंगे, वैसे अलग है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे सभी। व्हाट इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या है कि हमें क्या चीजें कंज्यूम करनी, एक चीज मुझे क्लियर है। देखो इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, अगर मैं कहीं से कुछ इंपोर्ट कर रही हूँ मतलब वो मेरी जरूरत है ना। अगर इंडिया यूएसए से सामान इंपोर्ट करी मतलब उसकी वो जरूरत है, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी तो सेव वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला कॉन्सेप्ट ही आएगा। दैट इज वाई मुझे क्या गिवन है, m इज इक्वल टू 60 प्लस 0.65। हम सभी को पता है कि हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन होता है वो क्या होता है। हम मान के चलते हैं एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, और हमने ये पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू वाई बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम, ये भी चीज़ मुझे पता है। तो ये वाला जो पूरा क्लॉज है ये रिलेटेड हमारे प्रीवियस वाले चैप्टर से, जहाँ पे हमने पढ़ा था इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन से पढ़ा है। सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट एंड द एग्रीगेट डिमांड फंक्शन। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब हम लोग बात करते हैं मार्जिनल जो हमारा प्रोपेंसिटी है, इसका मतलब क्या रहता है कि आप कितना कंजम्पशन करना चाह रहे हो, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे जज कर रहे हैं, राइट। सो द इक्वेशन गिवन इज रिप्रेजेंट्स इंपोर्ट्स एंड रिप्रेजेंट्स इनकम। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट्स एंड इनकम दोनों को एक तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर। तो जब हम लोग बात करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की भी, उसमें हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट, ठीक है, आप सभी को पता है जो हमारा रहता है C प्लस हमारे पास B इंटू वाई, ये हमारे पास कंजम्पशन फंक्शन रहता है, जहाँ पे B इंडिकेट कर देता है, C से भी कई बार इंडिकेट हम कर देते हैं, छोटे वाले C से, दैट इट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लेकिन जब हम लोग बात करें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट का, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली हम ये देखना चाह रहे हैं
अब क्योंकि वैसे तो हमारा रहता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, लेकिन अभी क्वेश्चन है मुझे क्या गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट, तो इंपोर्ट को हम लोग एक तरीके से एम से बता रहे हैं, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन एम डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। सो इन एक्सपोर्ट्स ड्यू टू द चेंज इन इनकम फ्रॉम द इक्वेशन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट हमारे पास 0.06 आ जाएगा, बिकॉज मैंने आपको बताया ये मेरे पास क्या होता है, MPC, ठीक है। So relationship between marginal propensity to import with respect to the aggregate demand is the marginal propensity to import indicates how much of the increase in income will spend on the foreign goods. क्योंकि हम यहाँ पे इम्पोर्ट की बात करें, मतलब आपको इंडियन गुड्स नहीं चाहिए, आपको बाहर के बने हुए गुड्स चाहिए, मतलब जितनी भी आपकी इनकम में चेंजेस आएंगे, अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप बाहर से गुड्स मंगाएंगे, अगर आपकी इनकम कम हो रही है तो आप इम्पोर्ट्स को कम कर दोगे, लेकिन डोमेस्टिक गुड्स का यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। So, marginal propensity to import indicates how much of the increase in income will be spent on foreign goods. As income rises, import also increases, but the aggregate demand will decrease because more of the income goods towards purchasing imports rather than domestic goods. तो of course अगर हम बात करेंगे मेरा MPC increase हो रहा है या मेरा जो marginal propensity to import increase हो रहा है, तो इसका मुझे impact दिखेगा foreign goods पे। डोमेस्टिक गुड्स की जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो जाएगी, उस चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। Hence, the marginal propensity to import reduces aggregate demand as higher income leads to the more spending on imports and demand for domestic goods. Sorry, foreign goods. Clear? Take a screenshot now. Done? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सभी। Why is the open economy autonomous expenditure multiplier smaller than the closed economy one? ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर मतलब आप कुछ करो ना करो, ये खर्चा तो होना ही होना है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, जिसमें हम बात करते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि भले हमारे पास इनकम ना रहे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम कंज्यूम करते ही हैं, थोड़ा बहुत खर्चा भी होता है। तो आपको ये समझना है कि जब क्लोज इकॉनमी, जब मेरे पास फॉरेन सेक्टर नहीं, तो मेरी ज़रूरतें भी कम रहती हैं, ऑप्शंस भी कम रहते हैं, तो अपने आप क्या होता है कि खर्चा कम होता है। लेकिन जब हम ओपन इकॉनमी में जाते हैं तो ऑफकोर्स मेरे पास फॉरेन मार्केट रहता है, फॉरेन कंपटीशन रहता है, तो मेरी डिमांड भी बढ़ती है, उस हिसाब से मुझे चीज़ों को अवेलेबल भी कराना पड़ता है, तो मेरे खर्चे बढ़ेंगे, राइट। So in an open economy, the autonomous expenditure multiplier is smaller in the closed one because of the leakage of income through imports. In the closed economy, an increase in expenditure leads to the increase in domestic income, which further boosts consumption, investment, leading to a larger multiplier effect. देखो क्लोज इकॉनमी में क्या होता है कि क्योंकि आपके पास कंपटीशन भी कम रहेगा, तो अगर आप खर्चा कर रहे हो तो उससे आपकी इनकम भी बढ़ेगी। ये भी आप जानते हो कि अगर मैं अपनी शॉप को ठीक कर रही हूँ, मैं उसका एम्बियंस सुधार रही हूँ, तो मेरा ही बिजनेस बढ़ेगा, तो मेरा डोमेस्टिक इनकम भी बढ़ेगी, मेरे को फर्दर कंजम्पशन, मेरा सेल्स भी अच्छा होगा, इन्वेस्टमेंट भी अच्छा होगा, तो मेरा मल्टीप्लायर इफेक्ट ज़्यादा होगा। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना ओपन इकोनॉमी में, जहाँ पे एक्सटर्नल सेक्टर भी आ जाता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मनी मल्टीप्लायर जिसकी हम बात कर रहे हैं, या जो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज स्मॉलर देन द क्लोज इकोनॉमी बिकॉज ऑफ द लीकेज ऑफ इनकम थ्रू इम्पोर्ट्स। आधा सामान खर्चा तो मेरा इम्पोर्ट करने में चला जाता है, right? So in an open economy, part of the increase in income is spent on imports, meaning that some of the income generated does not stay within the domestic economy. This reduces the overall impact on the aggregate demand and making the multiplier smaller than in the closed economy. तो इसलिए क्या होता है कि ओपन इकोनॉमी में आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन आधा खर्चा इंपोर्ट में चला जाता है। इसलिए अगर हम उसका इम्पैक्ट कंपेयर करते विद द क्लोज इकोनॉमी तो उतना देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Okay, next question is question number 12. Calculate the open economy multiplier with proportional taxes t is equals to ty instead of lump sum taxes as assumed in the tax. अगर आप सभी को पता है, जब मैं आपको प्रीवियस वाला चैप्टर के NCERT सॉल्यूशंस बता रही थी, उसमें मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला बताया था।
जहाँ पे मैंने बताया था कि हम लोग बेसिकली कंपेयर करते हैं एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई से। लेकिन जब हम लोग एग्रीगेट डिमांड अपने सिलेबस में पढ़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ सी प्लस आई आता है, लेकिन रियल इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आती है प्लस हमारे नेट एक्सपोर्ट्स भी आते हैं। दैट इज वाई पूरी अगर मुझे इनकम, बिकॉज एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू वाई, ये मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम के बराबर होती है, इसलिए वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस आई प्लस सी, जो हमारे पास गवर्नमेंट है, प्लस ये क्या होता है नेट एक्सपोर्ट्स। हम उसको डिवाइड किससे करना पड़ता है, ये भी मैंने आपको बताया था, 1 माइनस सी, हमें फिर ब्रैकेट में लिखना पड़ता है 1 माइनस टैक्सेस, प्लस हमें लिखना पड़ेगा m, दैट इज योर मल्टीप्लायर। क्लियर? तो जो मेरा पूरा का पूरा फॉर्मूला बन के आता है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट सेशन में ही बताया था जब मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवा रही थी प्रीवियस चैप्टर के, कि दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ स्क्रीनशॉट। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, यू डोंट हैव टू लर्न दैट, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर? डन? आगे बढ़ ले। ओके, अब जब मेरे पास ये लिखा हुआ है, यहाँ पे हमें दिखाई जो टी की वैल्यू है वो टी वाई के सेंस में गिवन है। सो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, मतलब ये खर्चा तो हमारा होना ही है, मतलब ये क्या आएगा, ऑटोनॉमस वाला तो ये आ गया, देयरफॉर ओपन इकोनॉमी मल्टीप्लायर विद द प्रोपोर्शनल टैक्सेस विद बी, वाई हमारे पास आ जाएगा। अब मुझे पता है कि चेंज इन इनकम और चेंज इन मेरे पास आएगा एग्रीगेट डिमांड भी, बिकॉज मुझे ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर की बात करनी है, तो यहाँ पे मेरा ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर आ जाएगा और यहाँ पे मेरा क्या आएगा, योर इनकम। तो टोटल बनेगा, सबसे पहले हम लोग y का फॉर्मूला लिखेंगे, मैंने अभी आपको बताया, दैट वुड बी a डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी 1 माइनस टी, एंड आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे m प्लस m। ठीक है, इसी को हम लोग रेसिप्रोकेट कर देंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। बेसिकली डेरिवेशंस है, डेरिवेशंस पे ध्यान नहीं लिखना, आपको दो फॉर्मूले हैं, ये याद रखना है, चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन ऑटोनॉमस इनकम। यहाँ पे आप लिख दो a, डिवाइड बाय आपको करना पड़ेगा जो इक्वेशन हमने इससे पहले निकाली थी 1 माइनस सी, फिर 1 माइनस आपको करना पड़ेगा t जो आपको ऑप्शन में गिवन है, एंड प्लस आपको करना पड़ेगा m। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। देखो वैसे इसके आने के चांसेस बहुत कम हैं, बिकॉज इट इज़ कोर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एंड इसको जब हम लोग अपने रिफ्रेशर्स वगैरह में पढ़ते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन हम प्रिपेयर करके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इसके आने के चांसेस कम हैं, लेकिन पढ़ना है। ओके, सपोज सी इज इक्वल्स टू 40 प्लस 0.8 वाई टी एंड टी इज 50 आई 60। अगेन जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया वही अप्लाई होगा। फाइंड द इक्विलिब्रियम इनकम, find the next export balance at equilibrium income, and what happens to equilibrium income and the net export balance when the government purchases increase from 40 to 50। तो पहले इक्विलिब्रियम हमें पता लगाना है, फिर नेट एक्सपोर्ट्स पे डालेंगे और फिर उस वैल्यू को यहाँ पे पुट करनी है। क्लियर? पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर आंसर करते हैं जल्दी से। ओके, सबसे पहले जो वैल्यूज़ गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, m की वैल्यू यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू गिवन है, प्लस x की वैल्यू गिवन है, एंड मुझे पता है, मैंने हमेशा बोला है कि मुझे दो वैल्यूज़ गिवन है y के साथ, है ना, दो वैल्यूज़ मुझे गिवन है y के साथ, तो मुझे ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इक्विलिब्रियम इनकम कैसे पता लगाओगे, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम लेवल पता लगाना है, इसका फॉर्मूला हम सभी को पता है, a डिवाइडेड बाय 1 माइनस सी प्लस m, अभी भी इसको डिस्कस किया है। कुछ नहीं करना है, मुझे वैल्यूज़ को पुट करना है। c मतलब जो हमारे पास 40 की वैल्यू गिवन है, एंड ये मेरे पास जो मल्टीप्लायर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, जो मेरे पास मार्जिनलिटी की जो वैल्यू गिवन है उसको मुझे इंटू करना है, प्लस मेरी आई की वैल्यू मुझे 50 गिवन है, जी की वैल्यू 60 गिवन है, प्लस मुझे नेट एक्सपोर्ट्स की वैल्यू निकालनी है, माइनस हो जाएगा मेरे पास जो सेकेंड वाला मुझे सिनेरियो गिवन है 0.75 के साथ, ये वाले क्वेश्चन में उससे हम माइनस कर देंगे तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो ध्यान रखना है स्टूडेंट्स में, आपको बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए जो मैं ऑलरेडी आपको याद करा चुकी हूँ प्रीवियस वाले सम में भी। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैंने गिवन में लिखी है मुझे इसको यहाँ पे पुट करना है। क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये सारी चीज़ें हमने इसको डिटेल में नहीं पढ़ा है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द CBSE सिलेबस, लेकिन स्टिल इट इज़ गिवन एज NCERT सॉल्यूशन, सो वी आर डूइंग इट। ओके,
अब नेक्स्ट जो मेरा है, मुझे नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में पता लगाना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है। तो नेट एक्सपोर्ट्स के बारे में पता लगाना है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यस, मेरे पास यहाँ पे x की वैल्यू 90 गिवन है, m की वैल्यू मुझे ये गिवन है, ठीक है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, 90 माइनस 50 प्लस मैंने एम वाई की जो पूरी वैल्यू लिखी है उसको मैंने लिखा, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स का मतलब ही होता है ना x माइनस एम, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करी है। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 12। अब मुझे बोला गया था अगर मेरा एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया, जो जी है वो इंक्रीज हो जाएगा 40 टू 50, तो सेम इक्वेशन में मुझे कुछ नहीं करना, उसको सब्सटीट्यूट करना है। तो मेरा आंसर क्या आएगा 600। मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, पहले यहाँ पे 40 था, उसको बाद में मैंने उसको 50 कर दिया। यहाँ पे ये देखो, पहले ये था, बाद में मैंने उसको 50 कर दिया है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई है 600। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, वी हैव आई थिंक 1 more और 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, जल्दी से कर लेते हैं। क्लियर? सो नेट एक्सपोर्ट बैलेंस एट इक्विलिब्रियम प्राइस कितना होगा हमारे पास? अगेन दैट वुड बी चेंज, क्योंकि हो गया है तो अगेन आप इसमें नई वैल्यू को पुट करोगे। जो 600 मेरे पास वैल्यू यहाँ पे आई है स्टूडेंट्स, तो मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 माइनस 30, दैट इज इक्वल्स टू 10। क्लियर? ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द अबव क्वेश्चन, ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया है, इफ द एक्सपोर्ट्स चेंज टू x इज इक्वल्स टू 100, फाइंड द चेंज इन द इक्विलिब्रियम इनकम एंड द नेट एक्सपोर्ट बैलेंस। तो सिमिलरली जो क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं उसी में मुझे बस एक वैल्यू चेंज करनी है, दैट इज ऑफ 100। अब मेरा सिनेरियो क्या हो गया है, पहले मुझे ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, जो मुझे प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था वही लिखा है मैंने। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन? ओके, अब मुझे क्या करना है, पूरा मेरा यहाँ तक तो प्रीवियस क्वेश्चन में सेम निकला था, डिट्टो सेम निकला था। अब कुछ नहीं हुआ है, मेरा यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं, बस मैंने अपने x को, जो मेरा पास पहले कितना था x पहले मेरे पास 90 था, अब उस x को मैंने सिर्फ 100 कर देना है, राइट? ठीक है। सो 100 माइनस 50 माइनस 0.5 इंटू 100 करेंगे, इसकी वैल्यू मेरे पास 30 आएगी। 100 में से 50 गया, 50 की वैल्यू आ गई, 50 में से 30 को माइनस करूंगी, 20 की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरा पूरा का पूरा प्रीवियस क्वेश्चन का है, ठीक है। ये मैंने कुछ भी नया कैलकुलेट नहीं किया है, प्रीवियस क्वेश्चन का है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमने चेंज किया है। पहले इसकी वैल्यू 90 हुआ करती थी, अभी इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 50, ठीक है। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? चलो, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सपोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द रुपीज एंड द डॉलर वाज रुपीज $1 for rupees 30. In the year 2010, suppose the price have doubled in India over 20 years while they have remained fixed in USA. What, according to the purchasing power parity theory, that is PPP theory, will be the exchange rate between dollar and rupees in the year 2030? तो 2010 का सिनेरियो गिवन है, 20 साल बाद डबल हो गए प्राइसेस, तो 2030 में मेरे पास क्या सिनेरियो रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस कैन कम। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। डन? सो इन द ईयर 2010 द एक्सचेंज रेट हमारा क्या डिटरमिनेट हुआ था कि $1 के प्रति हमें कितना मिलेगा, फॉर $1 वी विल गेट 30, विच मीन्स दैट अगर मुझे कोई $1 में कोई चीज़ यूएसए की परचेज करनी है तो इंडियन रुपीज़ में मुझे 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे, राइट? यही चीज़ हमने बोला ना। ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स द प्राइस ऑफ द सेम गुड इन इंडिया डबल्ड, यानी जो 30 रुपये की थी अब वो हो गई 60 रुपीज़ की, वाइल इट रिमेन फिक्स्ड। मतलब पहले $1 में मैं 30 रुपये का सामान खरीद पा रही थी, लेकिन अब $1 का अगर हम बात करेंगे उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, 60 रुपीज़ मुझे देने पड़ेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे क्या, विच रिमेन फिक्स्ड एट $1 इन द यूएसए। टू मेक द प्राइस ऑफ द गुड इक्वलेंट 60 मस्ट बी वर्थ ₹1. This implies that the value of the Indian rupee has decreased over the time, which is known as depreciation. तो यही देखो ना, पहले $1 में मैं 30 रुपये का सामान खरीद पा रही थी इंडियन रुपीस में, लेकिन अब $1 में मैं 60 रुपीज़ का मतलब 60 रुपीज़ का मुझे देना पड़ रहा है फॉर $1। मतलब पहले अगर मुझे $1 की कोई चीज़ खरीदनी थी,
सपोज मुझे यूएसए की कोई चीज़ पसंद आई, $1 की मुझे कोई चीज़ खरीदनी थी, तो मेरे जेब से जा रहे थे 30 रुपये। अब क्या हो गया है, अगर मुझे अब $1 की चीज़ पसंद आएगी तो मेरे जेब से जाएंगे 60 रुपीज़। तो मतलब मेरे लिए डॉलर महंगा हो गया, डॉलर ने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी डॉलर मेरे लिए महंगा हो गया। क्यों? पहले $1 में 30 रुपये में खरीद पा रही थी, अब सेम $1 में 60 रुपये में खरीद रही हूँ। तो मेरे प्राइसेस डबल हुए, लेकिन मेरा नुकसान हो गया कि करेंसी क्या हो गई है, डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएट क्यों हुई है? बिकॉज पहले $1 के लिए मेरी जेब से 30 रुपये जा रहे थे, लेकिन अब $1 के लिए 60 रुपये जाएंगे, 30 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, तो मतलब मेरी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हुई है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझ गए इस चीज को? दैट इज वाई इट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। अगेन इस क्वेश्चन को देखो, ये 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा। क्या बोल रहे हैं, 2010 का सिनेरियो बता रहे हैं। $1 की वैल्यू कितनी थी भाई, 30 रुपये वैल्यू थी। 2020 में क्या हो गया, आफ्टर 20 ईयर्स उन्होंने बोला कि $1 की वैल्यू $1 ही फिक्स रहने दो, कि $1 ही है, लेकिन इंडियन रुपीज कितना हो गया, वो 60 रुपीज हो गया, 60 रुपीज हो गया। तो आप तो खुश हो जाओगे कि वाह, पहले $1 में 30 था, अब $1 में 60 है। लेकिन आपको ये समझना है कि पहले $1 के लिए मुझे कितनी कीमत चुकानी पड़ रही थी इंडियन रुपीस में, सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज। आज के टाइम पे 20 साल बाद $1 की वैल्यू तो यही है, लेकिन उस $1 के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे अपने जेब से, 60। मतलब मेरे लिए चीज एक्सपेंसिव हो गई है। दैट डॉलर हैज बिकम एक्सपेंसिव। हेंस हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी जो करेंसी है उसका डेप्रिसिएशन हो गया है, हमारी वैल्यू कम हो गई। देयर इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज डेप्रिसिएशन। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन हो गया है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? पक्का? ओके। In summary, the increase in price in India while price remain fixed in USA leads to the decrease in the value of Indian rupee as reflected in the higher exchange rate required to make the price of goods equivalent between two countries. Question number 16. If inflation is higher in country A than in country B, मतलब महंगाई कंट्री A में ज़्यादा है as compared to country C या B sorry, and the exchange rate between the two countries is fixed, what is likely to happen to the trade balance between two countries? Again a very good question. देखो हमें समझना है कि दो कंट्रीज का सिनेरियो है और उसके बीच में जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड है। कंट्री ए हैज़ अ हायर इन्फ्लेशन, यानी उनके यहाँ महंगाई ज़्यादा है। As given exchange rate is fixed, it is beneficial for the country B to export goods to country A, because उनके यहाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो इनको इम्पोर्ट्स बेटर लगेंगे, तो वो हमारी कंट्री से यानी जो बी कंट्री है वहाँ से इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो इनका बिजनेस बढ़ जाएगा बी का। Similarly, it is beneficial for country A to import goods from country B. उनके लिए भी फायदा है, क्योंकि खुद के देश में तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है ना। अगर मेरे खुद के देश में वो चीज़ मुझे 150 रुपये की मिल रही है, लेकिन अगर मैं बाहर से मंगाऊंगी विद एवरी एक्सपेंसेस वो सिर्फ 100 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो आप ये सोचिए कि हर गुड्स में 50 रुपये बचा पाऊंगी, तो ऐसे मुझे 50,000 गुड्स मंगाने होंगे, तो मेरा कितना प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर ए में ज़्यादा महंगाई है लेकिन बी से वो इम्पोर्ट कर सकता है, उसको सस्ता पड़ेगा, एंड बी के लिए भी फायदा कि उसके एक तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। पहला सिनेरियो हो गया, एंड ये चीज़ हो गई। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ऑन द कॉन्ट्री इट वुड बी एक्सपेंसिव फॉर द कंट्री टू एक्सपोर्ट गुड्स टू द कंट्री बी। वहीं पे वो एक्सपोर्ट करना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज सामने वाले के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट अगर वो करेगा तो बी का फायदा है, राइट। Therefore, country A will have to suffer from a situation of trade deficit as it will import more goods as compared to export. हम सभी को पता है ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है जब मैं ज़्यादा इंपोर्ट कर रही हूँ as compared to exports. लेकिन क्योंकि करेंसी बोल रही हूँ सॉरी मैं, कंट्री A में महंगाई है, मतलब उनका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा महंगा चल रहा है, तो उन्हें पता है अगर मेरी कोई महंगी चीज़ होगी तो लोग खरीदेंगे नहीं। अगर मेरी कंट्री में इन्फ्लेशन है तो सामने वाले के लिए भी चीज़ें महंगी होंगी, तो वो यहाँ से परचेज करना पसंद नहीं करेगा। उस केस में क्या हो जाएगा, वो आपको थोड़ी ये टिप देगा कि आपको महंगा पड़ रहा है ना, इससे अच्छा हमसे सामान ले लीजिए, हम सस्ते में दे देंगे। मतलब वो इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, तो जो नेक्स्ट पार्टी है बी है उसके लिए एक्सपोर्ट करना बेटर हो जाएगा।
बी क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, उसके एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, ए के क्या हो जाएंगे, इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा कि वो बी से परचेज कर लें। तो इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। डेफिसिट क्यों होगा, बिकॉज हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। क्लियर। और बी क्या हो जाएगी, ठीक है, फॉर ए एंड बी के लिए क्या हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस हो जाएगा, बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती है, एक्सपोर्ट कर सकती है। इसलिए यूजली यूएसए ट्रेड सरप्लस में रहती है, क्योंकि हमारे कंट्री में तो अगर हम बात करें, हम तो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मेजॉरिटी चीज़ें एक्सपोर्ट करें, लेकिन यूएसए के लिए काफ़ी चीज़ें बेनिफिशियल हो जाती हैं, चाइना के लिए बेनिफिशियल हो जाती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, राइट। तो जब भी किसी कंट्री में इन्फ्लेशन होगा तो उनके लिए इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगे, एंड अगर वो ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो उनका ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। डन। क्वेश्चन नंबर 17, शुड अ करंट अकाउंट डेफिसिट बी अ कॉज फॉर अलार्म, एक्सप्लेन। देखो सबसे पहले हमें समझना है, ये पूछना चाह रहे हैं कि करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट आ रहा है, डेफिसिट का मतलब क्या हो रहा है कि आपके पेमेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, रिसीट्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो उस केस में क्या एक वार्निंग सिग्नल है उस पर्टिकुलर कंट्री के लिए कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ सकता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑफकोर्स जब हम बात करेंगे करंट अकाउंट में 3 चीज़ें आ जाती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में 4 चीज़ें आती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में, और 3 चीज़ें किस में आ रही, करंट अकाउंट में। कौन कौन सी, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं स्टूडेंट्स, करंट अकाउंट में। तो अगर इधर डेफिसिट हो रहा है, वो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट उतना नहीं कर रहे हैं, राइट। और ये सिचुएशन कैन मेक अ कंट्री डेटर ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम बिल्कुल कर्ज में डूब सकते हैं, बट दिस शुड नॉट बी necessarily treated as a cause for alarm, because countries might be running in deficit to increase productivity and exports in future. Also, more investments will help in building capital stock, which is in future will make the situation better by increasing the output. अब क्योंकि हमें ये पता है कि जब भी करंट अकाउंट में डेफिसिट होगा तो उसकी सबसे पहले मदद करने कौन आता है, कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, हम लोग बाहर से ही बोरो करते हैं, बाहर वाले लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के चक्कर में अपने करंट अकाउंट बैलेंस को कम कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स इट इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि अलार्म की तरह है, लेकिन वी नीड टू टेक इट सीरियसली। क्लियर, इट कुड ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है, सपोज C is equal to 100 plus 0.75 y d and I is 500, G is 750, taxes are 20% of the income, X is 150, M is 100 plus 0.2 y, यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का हमें गिवन है। अगेन ये बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उससे। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम इनकम, द बजट डेफिसिट और सरप्लस एंड द ट्रेड डेफिसिट और सरप्लस। बजट डेफिसिट अलग होता है, बजट डेफिसिट में हम लोग क्या देखते हैं कि कितना हमारा रिसिट्स आए, कितने हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है। सिमिलरली ट्रेड सरप्लस में हम देखते हैं कितना हमारा इंपोर्ट है, कितना हमारा एक्सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात हो रही है, यहाँ पे बजट की बात हो रही है, एंड यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है। 3 चैप्टर्स का मिला के कॉन्सेप्ट बना के आपको दे दिया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चलो सॉल्व करते हैं जल्दी से। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन रहती हैं क्वेश्चन में उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। बोर्ड्स में भी आपको ये चीज़ करनी है कि मुझे C की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है, G, X, M एंड इक्विलिब्रियम। अभी मत सोचना कि इतना लिख दिया तो मार्क्स मिल जाएंगे, मैं तरीका बता रही हूँ लिखने का, इसके आगे भी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी तब मार्क्स मिलेंगे। ये एक वे ऑफ राइटिंग है। सिमिलरली अगेन आपको पता है कि हमारा जो पूरा एक फॉर्मूला है वो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं उसको पुट करना है। क्लियर, तो आपने पुट कर दिया 100 प्लस 0.75, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, y माइनस 0.25 y प्लस 500 प्लस 750 प्लस 150 माइनस 100 एंड 0.2 y। हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये वाली जो वैल्यू है आप इसको 23 भी काउंट कर सकते हो या 23 ऐसे करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आप इसको किस बेसिस पे ले रहे हो। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना बोला है, 750 गिवन है। ओके, तो मुझे पता लगाना है कि 750 में साथ में रिसिप्ट्स का भी देखना, बिकॉज मुझे निकालना है कि कितना मेरा बजट का एक्सपेंडिचर 750 है, रिसिप्ट्स विद टैक्सेस अगर हम बात करें तो मेरे पास इतना आया है। तो जो टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आएगी 233.33 डिवाइडेड इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100,
यहाँ 20% मुझे निकालना, बिकॉज 20% टैक्सेस गिवन है मुझे, 20% ऑफ द इनकम। तो ये इनकम आई है, उसका 20% मैंने निकालना है। जो इनकम है, इनकम का मतलब क्या है, रिसीट्स हैं, तो जो रिसीट्स मेरे पास आई हैं उसका 20% निकालना है, तो मेरे पास ये आ गया आंसर। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, मतलब टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस इतने हैं, एक्सपेंडिचर इतना है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट रिसीट्स। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप एक तरीके से डेफिसिट में चल रहे हो। वहीं पे ट्रेड डेफिसिट कैसे निकलता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो वो पूरा सिनेरियो यहाँ पे लगाया है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 416.66 आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव का आने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट उतने नहीं कर रहे, तो ये भी एक तरीके से ट्रेड डेफिसिट को इंडिकेट कर रहा है ना। बजट में भी डेफिसिट है एंड ट्रेड डेफिसिट भी है। डन। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स हमारे पास, डिस्कस सम ऑफ द एक्सचेंज रेट अरेंजमेंट्स दैट कंट्रीज हैव एंटर्ड इनटू टू ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन देयर एक्सटर्नल अकाउंट्स। यानी बेसिकली एक्सचेंज रेट में से क्या चीज़ें करें ताकि एक स्टेबिलिटी आ जाए एक्सटर्नल अकाउंट्स में। सो इन ऑर्डर टू कंबाइन द टू एक्सट्रीम पोजीशंस, fixed and flexible, the following exchange rate arrangements are often used by government to bring stability in external account। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, पहले होता है हमारे पास वाइडर बॉन्ड्स, मतलब a system that allows a variation in fixed exchange rate is termed as wider bands. It permits only 10% variation। देखो फिक्स्ड में क्या होता है, हर एक चीज गवर्नमेंट फिक्स करके रखती है। अब गवर्नमेंट ने फिक्स किया है सपोज 100, तो भाई 100 का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो सकता है, तो 10% का वेरिएशन रख दिया कि ठीक है 10% अगर ऊपर नीचे होता है तो भी हम उसको स्टेबल सिचुएशन ही मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बाय डेप्रिशिएटिंग द करेंसी अ कंट्री कैन इम्प्रूव इट्स बैलेंस ऑफ पेमेंट deficit, which results in the increase in demand for domestic goods due to the increase in the purchasing power of the other currencies, and this further leads to the increase in export, thereby improving the balance of payment। तो थोड़ा बहुत हम गैप मेंटेन करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉलिंग पेग। Now, crawling peg system allows to make continuous and regular adjustments in the prevailing exchange rate. Only 1% of variation can be made at the time। मतलब यहाँ पे हमने ज़्यादा स्कोप नहीं दिया है, हम धीरे धीरे कंटिन्यूस बेसिस पे चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं। वहाँ पे क्या हो रहा था, वाइडर बैंड्स में 10% तक कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे 1% का भी फ्लक्चुएशन दिखता है तो हम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्रॉलिंग पेग है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेज फ्लोटिंग। Managed floating is a scheme as per which government can intervene to change the or adjust the exchange rate when it is required and there is no specific limit। Managed उनको जब लगता है, जैसे उनको required है उस हिसाब से वो चीज़ों को adjust करने की कोशिश कर लेते हैं। क्लियर, समझ गए, टेक अ स्क्रीनशॉट। सो मैनेज फ्लोटिंग में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट प्लस मार्केट फोर्सेस दोनों रहते हैं, तो गवर्नमेंट ने यही तो बोल के रखा है, मैनेज का मतलब क्या है कि जब दिक्कत होगी तब हम आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फिक्स्ड सिनेरियो का आता है जिसमें वाइडर बैंड्स रहते हैं, 10% का भी वेरिएशन होता है तो चल जाता है अपन को। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्रॉलिंग पैक जहाँ पे सिर्फ 1% का वेरिएशन चलता है, एंड लास्ट में हमारे पास आता है मैनेज फ्लोटिंग जहाँ पे गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीज़ों को सेटल कर सकती है, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। तो स्टूडेंट्स यही थे हमारे टॉप 19 क्वेश्चंस। 19 पूरे क्वेश्चंस हमने एनसीईआरटी के कर लिए हैं जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। बहुत कम चांसेस इनके आने के, लेकिन स्टिल वी विल प्रिपेयर आवर बेस्ट बिकॉज वी नेवर नो कि कैसा पेपर हमारे पास आ जाएगा। बाकी सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर उसको हम सॉल्व कर चुके हैं, आप उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट सीबीएसई, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12 एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। तो आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स लाइक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स उसके अलावा वी ऑल्सो प्रोवाइड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स एज वेल, राइट। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो बिल्कुल जाके आप देखिएगा। एंड स्टूडेंट्स हमें सिर्फ यूट्यूब पर नहीं, डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पर आप फॉलो कर सकते हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। एंड इसी तरीके से आपको बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर। कीप प्रैक्टिसिंग, डू नॉट गिव अप, जस्ट अ फाइनल अटेम्प्ट इज लेफ्ट। बस बोर्ड एग्जामिनेशंस की बारी है, अच्छे से वो भी हो जाएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, रेगुलर पढ़िए, राइट स्टूडेंट्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।